हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा रूडी। हम आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के चैप्टर प्लेटो के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेटो का आदर्श राज्य देखा था। आज के लेक्चर में हम प्लेटो का साम्यवाद देखेंगे। उन्होंने अपने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है एक आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए, जिसमें वो क्या क्या बातें बताते हैं हम आज वो देखेंगे। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो दो सिद्धांत देते हैं। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, व दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। शिक्षा में वे कहते हैं कि अभिभावक वर्ग को सैनिक और शासक वर्ग, अभिभावक वर्ग का उनका मतलब है जिसमें सैनिक और शासक दोनों आते हों, को अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा का कार्य है कि वो उनको प्रिपेयर करेगी, सैनिकों को और शासकों को, ताकि राज्य की एकता और सुदृढ़ता बनी रहे। प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे अपने सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन्हीं बाधाओं को प्लेटो पहले से ही दूर करना चाहता है। इस कारण वह अभिभावक वर्ग के लिए नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव देता है, जिसके दो तत्व हैं: संपत्ति विषयक साम्यवाद, परिवार विषयक साम्यवाद। साम्यवादी व्यवस्था में वे दो चीज़ों का साम्यवाद बताते हैं, एक संपत्ति व परिवार या फिर स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो को लगता है कि जो शिक्षा ने अच्छाइयाँ उत्पन्न की हैं शासक और सैनिक वर्ग में, वो कहीं निजी संपत्ति या फिर परिवार का लालच शासकों में उत्पन्न हो जाए और वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, या फिर अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करने में लग जाएं, तो स्वार्थी हो जाएं, करप्ट हो जाएं। तो वे चाहते नहीं हैं कि भाई वो शासक अच्छे बने रहें, तो इसलिए वो साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत देते हैं। प्लेटो अपने साम्यवाद की व्यवस्था केवल दो वर्गों, शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए करते हैं, जिन्हें वह संरक्षक या फिर अभिभावक वर्ग कहता है। वह तृतीय वर्ग, जो कि समाज का सबसे बड़ा भाग है, उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं महसूस करते, क्योंकि प्लेटो को लगता है कि संरक्षक वर्ग दो ही हैं, शासक और सैनिक। सैनिकों का काम है देश की रक्षा करना और शासक का काम है देश पर शासन करना है, देश को चलाना। वे कहते हैं कि तृतीय वर्ग को इन देश के शासन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक उत्पादक वर्ग है। उन्होंने तीन वर्ग बताए थे प्लेटो ने, पहला सैनिक, शासक और तीसरा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का काम होगा उत्पादन करना, अनाज पैदा करना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उत्पादक वर्ग का शासन से कोई लेना देना नहीं है, देश की सीमाओं की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें साम्यवादी व्यवस्था अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो दो संरक्षक वर्ग हैं, शासक और सैनिक वर्ग, उन्हें ही साम्यवाद को अपनाना होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे कि साम्यवाद का क्या मतलब है। पहले देखते हैं संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के लिए वे क्या कहते हैं? शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध होगा, यानी शासक और सैनिक दोनों ही निजी संपत्ति नहीं रख सकते। संपत्ति एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्व व कर्तव्य से विचलित कर सकती है। शासकों का व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का लालच ऐसा लालच है जो व्यक्ति को करप्ट बना देता है, रिश्वतखोर बना देता है। तो वे चाहते हैं कि जो शासक और सैनिक वर्ग हैं, उनकी खुद की कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनके पास कोई संपत्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। यदि शासक चाहे भी तो उसके पास कोई संपत्ति ना हो, तथा शासक वर्ग में किसी चीज़ की इच्छा ही उत्पन्न ना होने पाए, जिससे कि शासक भ्रष्ट होने का प्रयास ही ना कर सके। शासन कार्य में साहस और बुद्धि दोनों से संपन्न होना होता है, लेकिन यदि शासक वर्ग संपत्ति का संग्रहण करने लग जाएगा तो राजनीतिक पद गुण के आधार पर नहीं, संपत्ति के आधार पर निर्धारित होंगे, क्योंकि जिनके पास पैसा होगा वो पैसा दे देगा और राजा बन जाएगा। तो प्लेटो ऐसा नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं कि शासक वर्ग का जो आधार है वो गुण, या जो गुण है जो विवेक या बुद्धि पर आधारित हो, न कि संपत्ति पर आधारित। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं: सभी नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि शासक व सैनिक वर्ग के लिए उन्होंने साम्यवाद को चुना है, ठीक है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं।
उनका उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना नहीं था, बल्कि शासन को दोषमुक्त करना था। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है, क्योंकि वे कहते हैं कि शासक वर्ग है वो संपत्ति और स्त्रियों दोनों का त्याग कर देगा, तो वो भोग का नहीं त्याग का मार्ग बताते हैं। और उनका मेन मोटो क्या था साम्यवाद देने का, ताकि शासक और सैनिक लोग भ्रष्ट ना हो पाए। राजनीतिक पद है वो गुणों के आधार पर चले, ना कि संपत्ति के आधार पर। तो इसलिए इनका मेन मोटो था वो राजनीतिक था। उनका कोई आर्थिक विषमताओं को दूर करना नहीं था कि भाई सब नागरिकों के पास समान प्रॉपर्टी हो, इसलिए किसी को प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कोई उनका मोटो नहीं था। उन्होंने आर्थिक रूप में संपत्ति की कोई बात की ही नहीं। प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति है उनका कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए। सेबाइन ने कहा है, सेबाइन एक थिंकर हैं, उन्होंने कहा सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव को प्लेटो ये लगता था कि सरकार के ऊपर धन का बहुत दूषित प्रभाव होता है। तो सेबाइन कहते हैं कि भाई प्लेटो को इतना ज़्यादा दृढ़ विश्वास था कि सरकार के ऊपर धन का दूषित प्रभाव होगा कि उसे दूर करने के लिए उन्हें स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। ठीक है। शासन व रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन व आर्थिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए, ताकि वे निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पालन कर सकें, उनके कर्तव्य में कोई बाधाएं ना आए, कोई स्वार्थ ना उत्पन्न हो। अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हुए, उन्होंने प्लेटो से शिक्षा ग्रहण की, बाद में उन्होंने प्लेटो के विचारों की आलोचना की और खुद अपने सिद्धांत दिए। तो संपत्ति की साम्यवाद की क्या आलोचना करते हैं? पहली, निजी संपत्ति व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं कि निजी संपत्ति से ही व्यक्ति का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो होता है। दूसरा, अपनी दयालुता, उदारता और परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति नितांत आवश्यक है। तीसरा, संपत्ति के गुणों की अवहेलना। संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना का विकास करती है, वह एक प्रेरणा शक्ति और व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, अरस्तु ने, कि संपत्ति है वो परंपरा में ऐसा है कि संपत्ति पीढ़ियों से चली आ रही है, तो संपत्ति का एकदम विनाश नहीं कर सकते हम, हमारी परंपरा रही है। और संपत्ति प्रेरित करती है व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने के लिए। और कोई व्यक्ति अगर दयालु है, उदारता है, तो फिर वो संपत्ति अपनी दान करता है, तो इसलिए उसके लिए संपत्ति होना ज़रूरी है। ठीक। फिर इन्होंने कहा, अरस्तु ने, कि संपत्ति का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का एक बड़ा भाग है। तो इससे बहुत विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी कि समाज का जो सबसे बड़ा भाग है उसके पास संपत्ति है, और जो समाज में शासन कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। तो संपत्ति विहीन व्यक्ति संपत्ति जिसके पास है उसके दुख दर्द नहीं समझ सकता। ठीक। अगली आलोचना है कि संपत्ति विहीन होना एकता का सूत्र नहीं, बल्कि राज्यों को दो वर्गों में विभक्त कर देगी। एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास संपत्ति नहीं होगी, स्त्रियों का साम्यवाद रहेगा। एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास संपत्ति होगी और वो बड़ा वर्ग होगा, तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि समाज है वो एकता के सूत्र में नहीं बल्कि विभक्त हो जाएगा दो वर्गों में। फिर लास्ट उन्होंने कहा कि सामान्य जीवन के अनुभव के विपरीत है, क्योंकि सामान्य जीवन का अनुभव अगर हम देखें तो संपत्ति व्यक्ति को प्रेरित करती है मेहनत करने के लिए, और व्यक्तियों के पास संपत्ति रही है परंपरा में ही। तो इसलिए व्यक्ति संपत्ति ना होने से उदासीन हो जाएगा, अकुशल हो जाएगा, तो ऐसे भाव व्यक्ति में उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सब आलोचनाएं अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की करते हैं। फिर प्लेटो ने दूसरा साम्यवाद दिया था, स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद, जिसमें वे कहते हैं कि अभिभावक और संरक्षक वर्ग, जो कि कौन सा है, शासक और सैनिक, तो उनके पास अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, उनकी निजी कोई पत्नियां या उनके कोई बच्चे नहीं होंगे। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के निषेध के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। शासक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ परिवार के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। ये बात प्लेटो मानते हैं। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से अधिक प्रबल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति संपत्ति किसके लिए अर्जित करता है, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह संपत्ति छोड़कर जा सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो परिवार का मोह है वो संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका स्वरूप क्या होगा? अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियाँ सबकी समान रूप से पत्नियाँ होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे
और न ही संतान अपने माता पिता को। सब बच्चों का लालन पालन एक बड़े परिवार के रूप में किया जाएगा। सब बच्चों की जिम्मेदारी सबकी होगी, ठीक है। कोई किसी को ही नहीं पता होगा कि मेरा बच्चा है, किसी को ही नहीं पता होगा कि मेरी पत्नियां हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ मादा है उसको श्रेष्ठ नर के साथ मिलाया जाएगा ताकि उच्च गुण वाले बच्चे पैदा हों। इस योजना के पक्ष में प्लेटो कुछ तर्क देता है, जो कि है कि अभिभावक वर्ग को उन्होंने पारिवारिक मोह से मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था बताई है। इसमें राज्य में एकता स्थापित होगी, स्त्रियों को भी स्वतंत्रता मिलेगी, उनको भी समान अधिकार मिलेंगे, वो भी शासक वर्ग में शामिल हो सकेंगी, घर के कामों से उनकी मुक्ति मिलेगी और इससे उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। तो ये सारे तर्क उन्होंने दिए अपने स्त्रियों के साम्यवाद के लिए, कि जब उन्होंने कहा कि जब परिवार नहीं होगा तो संपत्ति का मोह नहीं रहेगा अभिभावक वर्ग में, और सबको, किसी को नहीं पता होगा कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। सब बच्चे समान रूप से सबके होंगे, सब समान रूप से सबकी पत्नियां होंगी। श्रेष्ठ नर व श्रेष्ठ मादा से उच्च गुणवत्ता वाली संतानें पैदा होंगी। तो ये उनकी स्कीम थी, ये उनका स्वरूप था कि साम्यवाद ऐसा होगा। साम्यवाद का सीधा सा मतलब है कि त्याग। उन्होंने कहा संपत्ति का त्याग कर दो और स्त्रियों का यानी पत्नियों का त्याग कर दो। तो 2 तरह के साम्यवाद प्लेटो ने दिए थे। अब अरस्तु ने इनके परिवार विषयक साम्यवाद की भी आलोचना की है। इन्होंने कहा पहला कि समूचे राज्य को परिवार नहीं माना जा सकता। पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता का प्लेटो ने ध्यान नहीं रखा। वे पति पत्नी के संबंध बहुत पवित्र होते हैं और उन्होंने कहा कि सब स्त्रियां समान रूप से सबकी पत्नियां होंगी, तो उन्होंने उस संबंधों की पवित्रता को ख़त्म कर दिया है। फिर इन्होंने तीसरा तर्क दिया था प्लेटो ने कि सभी बच्चे समान रूप से सबके होंगे, सभी बच्चे समान रूप से सबके द्वारा पाले जाएंगे। तो इसमें अरस्तु ने कहा कि जो वस्तु सबकी होती है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, उसकी परवाह कोई नहीं करता। तो क्योंकि एक को लगता है कि दूसरा उसकी परवाह कर लेगा, दूसरे को लगता है तीसरा कर लेगा। तो और उन्होंने जो निजी पारिवारिक व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, जो परंपरा में है, उस पारिवारिक व्यवस्था को ही प्लेटो ने ख़त्म करने को कहा है। तो इसको उचित नहीं माना जाता। चौथा, उन्होंने कहा कि जो प्लेटो ने स्कीम दी है कि श्रेष्ठ मादा श्रेष्ठ नर, किसी को नहीं पता होगा कौन किसकी पत्नी है, पति है, तो ये कहा कि उन्होंने ये चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है। इसमें नहीं पता होगा कोई किसी का भाई है कि बहन है कि कुछ नहीं पता होगा, तो ये चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है। अगला, उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ग पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा, तो उदासीन रहेगा। जो उत्पादक वर्ग है उसके पास पत्नी भी होगी, बच्चे भी होंगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकेंगे, तो फिर वो शासन सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जो प्लेटो ने उत्तम संतान की बात कही है, तो उन्होंने उसके लिए पशु जगत के नियमों को लागू कर दिया है कि किसी को नहीं पता मेरी पत्नी कौन है, किसी को नहीं पता मेरे बच्चे कौन हैं। तो परिवार की व्यवस्था को ख़त्म करके मनुष्यों पर पशु जगत के कानूनों को लागू करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगला, अरस्तु ने कहा कि इस व्यवस्था में एकता की बजाय स्त्रियों के लिए कलह विवाद बढ़ेगा ही। इस व्यवस्था में व्यक्ति को केवल एक साधन बना दिया गया है, उसके खुद के कोई उद्देश्य नहीं है, उसके खुद का कोई परिवार नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। तो अतः प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है, वह सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छी क्यों ना हो, भाई उनका एम तो अच्छा था, वो चाहते थे कि कोई भ्रष्ट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, शासक वर्ग अच्छे से अपने कर्तव्य पालन करे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे वास्तविकता में खरा नहीं उतारा जा सकता। परिवार विषयक साम्यवाद की व्यवहारिकता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक व्यवहार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं गया है, जबकि प्लेटो ने अपनी बात कितने सालों पहले कह दी थी, लेकिन आज तक भी, चलो संपत्ति विषयक साम्यवाद तो कई देशों में सोचा गया, लेकिन वो भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में आज तक कभी ऐसा कभी भी किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में सोचा ही नहीं गया है। तो ये था प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत, जिन्होंने उसमें 2 टाइप के साम्यवाद बताए हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा स्त्रियों या फिर परिवार का साम्यवाद। फिर हमने देखा कि उनके साम्यवाद का स्वरूप क्या क्या होगा। संपत्ति के साम्यवाद का स्वरूप क्या होगा, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास कोई खुद की संपत्ति नहीं होगी, वो एक डेरों में रहेंगे और वो जैसे होटलों में लोग खाना खाते हैं वैसे सार्वजनिक जगहों पर खाना खाएंगे और उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी। ऐसे उन्होंने कहा उनका निजी परिवार नहीं होगा। तो फिर देखा हमने उनकी विशेषताएं क्या है साम्यवाद की, उसके बाद अरस्तु ने क्या क्या आलोचनाएं की है। अंत में हमने निष्कर्ष देखा कि उन्होंने एम उनका अच्छा था, लेकिन इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। अगले लेक्चर में हम प्लेटो के कुछ और सिद्धांत के बारे में बात करेंगे।